चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्या में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये हम लोग का पढ़ने के क्रम में यानी एंशिएंट हिस्ट्री के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है, गुप्त वंश। और देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो हुआ ऐसे कि भारत में एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो किसी का रहा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना शासन एक हद तक मतलब बहुत दूर तक वो शासन फैला चुके थे, दक्षिण से लेके पूरब पश्चिम पूरा समझे तो पूरा भारत में फैला चुके थे। फिर फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और अशोक की जब मृत्यु हो गई तो छोटा-छोटा कबीला के रूप में हमारा जो भारत में जो शासक करने वाले थे वो लोग बँट गए। और वो जैसे ही कबीला में बँटे तो जो बाहरी बाहरी जो शासक था यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी था उनको एक न्योता की तरह मिल गया कि चलो यहाँ पे आक्रमण करते हैं। और उसी क्रम में विदेशियों ने आक्रमण किया और विदेशियों के क्रम में सबसे पहले आक्रमण कौन किया? तो हिंद यूनानी आया, उसके बाद शक आया, उसके बाद पल्लव आया और उसके बाद कुषाण है। तो इस और कुषाण के आने के बाद और जैसे वो लोग का जैसे ही खात्मा हुआ यहाँ से तो उसके बाद फिर आते हैं गुप्त वंश। और गुप्त वंश भी कुछ हद तक भारत में यानी कि अपना पैर फैलाने का कार्य किया। और कुछ हद तक वो लोग भी भारत में बहुत दूर तक अपना क्षेत्र विस्तार किए, जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और जिस तरह अशोक ने किया था उसी तरह। लेकिन उसके बाद जैसे ही छोटा-छोटा शक और वो सब टुकड़े में बँटे तो उसके बाद विदेशी आक्रमण किए और विदेशी आक्रमण करने के बाद फिर उसके बाद आया गुप्त वंश। तो आज हम लोग जानेंगे गुप्त वंश के बारे में कि ये कहाँ से कैसे इसका स्रोत प्राप्त होता है और कैसे इसकी जानकारी मिलती है। और हर एग्ज़ाम में ये कहाँ से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको एग्ज़ाम के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो सारे क्वेश्चन अभी हम लोग इस वाले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे और पूछे क्या जाते हैं। सामने जो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सामने एक बुक में लेकर और उससे मैं नोट डाउन करता हूँ कि कौन-कौन सा एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन मैं उसी को लेकर आता हूँ ताकि आप लोग को भी तैयारी करने में सहूलियत होगी और आप लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, जितना पढ़िए उतना ही से आपका काम बन जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य यानी कि चौथी शताब्दी तक इसको मान सकते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है लेकिन इसको आप इतना तक मान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें स्रोत के बारे में मानते हैं कि स्रोत इसका आखिर हमको प्राप्त कैसे हुआ, आखिर हमको पता कैसे चला। तो एक मुद्रा राक्षस किताब का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका जो लेखक है, रचनाकार है वो विशाखदत्त है। याद अगर आपको नहीं है तो हम पिछले वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे तो इसको मैंने अच्छा से डिफाइन किया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उसको जाके आप लोग देख लीजिए या बुक से पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, ये स्रोत पहले चलते उसके बाद बताते हैं। एक स्रोत है मुद्रा राक्षस, इसमें इसका टोटली वर्णन है, गुप्त साम्राज्य के बारे में वर्णन है। और उसके बाद है कामसूत्र, जो वात्स्यायन एक जो बहुत बड़े विख्यात जो रचयिताकार है उनका जो एक पुस्तक का नाम है वो है। उसके बाद कालिदास की जो रचना है, कालिदास भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, आगे हम लोग अभी जानेंगे। तो कालिदास की जो एक रचना है उसमें भी इसका वर्णन आपको टोटली मिलेगा। फिर उसके बाद लेख है। तो देखिए, लेख में बहुत प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है यानी कि जो लेख है उससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है इसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में कि वो कैसे कहाँ से वो उत्पन्न हुआ और कितना दूर तक वो अपना जो विस्तार फैलाकर और कितना दूर तक वो अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। फिर एक एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख के बारे में माना जाता है कि सबसे प्रथम बार एरन अभिलेख में ही पता चला कि सब किसी महिला का सती होने का जो प्रथा था वो कब से था ये पता नहीं, लेकिन एरन अभिलेख से पता चलता है कि फर्स्ट लेडीज मतलब कि वो सती प्रथा के रूप में मानी गई। तो एरन अभिलेख से हम लोग को पता चलता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये किस अभिलेख से सती होने का प्रमाण मिलता है, तो एरन अभिलेख से आप इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ताम्रपत्र और मुहरों पर लेख। ये सबसे हम लोग को पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। तो सबसे पहले अभी जान लीजिए, ये स्रोत जान गए। उसके बाद इसमें जानिए संस्थापक। तो इसका जो संस्थापक था, इसका जो वास्तविक संस्थापक है उसको तो श्रीगुप्त को नहीं माना जाता है, लेकिन जो इसका संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। और इनका जो ईस्वी काल था वो था 240 से 280 ईस्वी, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो संस्थापक के बारे में माना जाता है कि इनका जो वास्तविक संस्थापक है, वो जो वास्तविक जो संस्थापक है वो इनको नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन जो ऐसे गुप्त वंश का जो ऐसे पूछे कि संस्थापक कौन है तो वो आप श्रीगुप्त ठीक कर सकते हो। और कहीं इसमें आपको डेट में भी आपको किसी बुक में दूसरा डेट भी देखने को मिलेगा, तो इससे आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये संस्थापक आप लोग ज़रूर इसको याद रखिए और याद रहना भी चाहिए। देखिए, तो उसके बाद हम लोग जान गए कि इसका संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त संस्थापक थे जो 240 से 280 ईस्वी तक इस पर शासन किए। और उसके बाद
उसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक यानी जो गुप्त वंश के संस्थापक है वो इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, तो उसका प्रमाण हमको ये प्रयागप्रस्ती से मिलता है। ये आप लोग ध्यान रखने वाली योग बात है और इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इससे ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे बनते नहीं और ना ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा वंश आता है घटोत्कच वंश, ठीक है, यानी कि उसी का जो पुत्र कह सकते पुत्र हुए और उसका जो श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच वंश यानी दूसरा वंश। गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में यानी गुप्त वंश में ये दूसरा वंश है, दूसरा क्रम है। हम लोग ऐसे क्रम जानेंगे। पहला आपका हो गया श्रीगुप्त, दूसरा हो गया घटोत्कच, तीसरा फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते फिर विष्णुगुप्त लास्ट तक करेंगे। अभी हम मतलब मैं ज़्यादा लंबा में वीडियो नहीं लेके जाऊँगा, एकदम छोटा सा वीडियो लेके जाऊँगा और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो वाकई में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही पूछे ही जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि जो बुक से मैं इस पे क्वेश्चन में नोट डाउन करता हूँ उस बुक में क्लियर लिखा हुआ रहता है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी का लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए तो आपको ल्यूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव टाइप इतना मोटा वाला बुक आता है, वो ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं घटोत्कच। तो ये इसका क्रम देखिए, इसका 280 था और ये 280 से 319 है, यानी 280 से 319 ईस्वी तक इसको माना जाता है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि महाराजा की उपाधि प्रथम बार धारण कौन किया था, तो महाराजा की उपाधि प्रथम बार धारण कौन किया था, तो यही घटोत्कच किया था। ये इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, ये 319 से 335 तक इसको याद रखिएगा। डेट ना भी याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यानी कि उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो वो आप श्रीगुप्त, अगर गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो वो आप श्रीगुप्त को टिक लगा सकते हैं। अगर पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप चंद्रगुप्त प्रथम में टिक लगेगा, क्योंकि ये एग्जाम में न जाने कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक किसको माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, शक संवत के बारे में पढ़े होंगे और विक्रम संवत के बारे में पढ़े होंगे कि विक्रम संवत कौन चलाए थे, शक संवत कौन चलाए थे। तो शक संवत कनिष्क चलवाए थे, जो विदेशी आक्रमणकारी में चौथे नंबर पे जो आए थे वो चलाए थे 78 ईस्वी में चलाए थे शक संवत, और 58 ईसा पूर्व में चलाए थे विक्रम संवत। इसको आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, याद कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद ये गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये चलाए थे गुप्त संवत, यानी कि गुप्त संवत का ये निर्माण मतलब चलाए थे। और वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, वो शक संवत और शक संवत के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आप लोग पढ़े तो जाके वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, और अगर नहीं देखना है तो जाके आप बुक से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी कि गुप्त वंश में, तो वही थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगर महाराज की उपाधि तो घटोत्कच, महाराज की उपाधि घटोत्कच। ये घटोत्कच का वर्णन आपको महाभारत देखे होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि घटोत्कच को जो प्रथम व्यक्ति थे जो वो महाराज की उपाधि धारण किए, और घटोत्कच के जो फिर जो गुप्त वंश के जो फिर संस्थापक, मेन संस्थापक यानी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर अभी हम लोग 3 नंबर तक पढ़ लिए, फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इनको मतलब ये गुप्त वंश भारत का स्वर्णिम काल के रूप में माना इसको, क्योंकि इसमें जो सोना चलता था वो प्योर कैरेट सोना का ही मतलब चलता था। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना धनी मतलब कि कितना डेवलप रहे होंगे, ताकि वो सोना का ही एकदम प्योर चलाए थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग एक ये भी क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे व्यक्ति थे जिनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, उनके जो इनका जो पैसा था यानी इनका जो सिक्का चल रहा था उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इससे मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत के बहुत प्रेमी व्यक्ति थे, इससे भी इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए कि भारत का जो नेपोलियन है इसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के कहा जाता है। और बोले थे कौन, तो वो एक स्मिथ नाम करके एक व्यक्ति थे,
वही बोले थे इनको भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोलने का अर्थ था कि ये आर्यभट्ट यानी कि जो 9 राज्य का क्षेत्र, यानी कि जो देखिए दक्षिण में 9 राज्य का क्षेत्र इसको वो जीत लिए थे और 12 राज्य का क्षेत्र भी जीते। देखिए आर्यभट्ट के 9 राजाओं को दक्षिण के भारत में और 12 राजाओं को वो जीत के अपने अधीन में किया था, यानी कि जो 9 राजा था उसको भी वो हरा दिए थे और जो 12 वो जो राजा था दक्षिण में उसको वो पराजित करके अपने अधीन में मिला लिए थे। इसलिए जो ये स्मिथ थे, स्मिथ आप क्रिकेटर वाला को मत से जानिएगा और अर्थशास्त्र वाला को नहीं समझ लीजिएगा। और ये क्या किए थे, समुद्रगुप्त को बोले थे कि भारत का नेपोलियन में विस्तार तक ले गए और बहुत दूर तक भारत में विस्तार तक फैलाएं और एक ऐसा स्वर्णिम काल के रूप में इनको माना जाता है। और इतिहास में एक और मतभेद है इनके जाति के मामले में, तो आपको इसे जाति से कोई मतलब नहीं लेना है, आपको बस इससे इतना ही क्वेश्चन याद रखिए जिससे आपको एग्जाम में बेड़ा पार लग जाए, नहीं आप पार लगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों। और एक है हरिसेन की रचित प्रयाग प्रस्थि अभिलेख से विजयों का उल्लेख, यानी कि जो हरिसेन की रचित प्रयाग प्रस्थि है, इनसे इनका जो जब भी वो जीते थे यानी विजय यानी कि जीते थे उसका उल्लेख आपको मिल जाएगा, देखने को मिलता है। फिर इससे एक पूछा जाता है कि ये प्रयाग में स्थापित किया था, इसको भी याद आप लोग रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर और इस प्रयाग स्थापित किया गया था और इसमें जहांगीर और बीरबल का भी व्याख्या किया गया, जहांगीर थे और बीरबल का भी इसमें व्याख्या किया गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त का कविराज, देखिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। चलिए ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए गुप्त वंश का 2-3 वीडियो और आएगी, मतलब तो छोटा छोटा वीडियो आएगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे आप लोग को बहुत सारे एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है और जो अभी एग्जाम मतलब ग्रुप डी वगैरह भी आने वाले उस समय आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। और हेल्प मिलेगी तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहेगा और इतना आप लोग प्यार दिए उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।